साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर क्या क्या होता है हमारा, क्या क्या चीजें हैं करने वाली सिलेबस में? डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स वगैरह करनी होती है, कंप्यूटर आईटी करना होता है, बायोटेक्नोलॉजी करना होता है, और नैनो टेक्नोलॉजी करना होता है। स्पेस बहुत बड़ा पोर्शन ले जाता है ना? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरुआत में हम डिफेंस और स्पेस पे फोकस करेंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वील मूव ऑन टू बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। ठीक है जी, करिए स्टार्ट फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन नाल स्टार्ट करांगे पहले। ठीक है, आ दसो, ऑपरेशन सद्भावना इज इनिशिएटिव ऑफ बी ए, इंडियन आर्मी का ही मिशन है। ये है क्या, किसी को पता है ऑपरेशन सद्भावना? हाँ, जनरली जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी की थोड़ी पीआर खराब हो रही है ना? पीआर समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय पीआर? पब्लिक रिलेशंस थोड़ा खराब हो रहा है ना, थोड़ी इमेज खराब हो रही है। उस इमेज को बिल्ड करने के लिए इंडियन आर्मी रीचेस आउट टू द विलेजर्स एंड ऑल, और उनसे बात करती है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें। ये चल रहा है ऑपरेशन सद्भावना। तो है ये सिर्फ इंडियन आर्मी का, इसमें यूएन का कोई लेना देना नहीं है। और यूएन आएगा भी क्यों? जम्मू एंड कश्मीर में यूएन को अलाउड नहीं है आना। क्यों? सुना है, इंडिया पाकिस्तान का 1971 में वॉर हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का जब 1971 में वॉर हुआ था तो एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का नाम क्या था? शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में क्या था? जे.एंड.के को हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, हम किसी बाहरी ताकत या बाहर किसी की भी एजेंसीज को आने नहीं देंगे। याद है किसी को? पता है ये चीज, है ना? तो इसलिए व्हाई वुड यूएन कम इन? यूएन आया था, एक गलती हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की 1948 में, जब वो पूरे कश्मीर के मुद्दे को, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेड कर गया था, तब ले गए थे यूएन में। उसके बाद 1971 में इंडिया ने रियलाइज करा कि हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, यूएन को आने देंगे तो मामला वैसे ही पॉलिटिसाइज हो जाएगा। नहीं क्या? हाँ हाँ ना बोल दिया करो बस। ठीक है, चलो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? असम राइफल्स ब्रिटिशर्स ने बनाई थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कंट्रोल करने के लिए, राइट? है ना? असम राइफल्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? होम अफेयर्स के अंडर। होम अफेयर्स के अंडर। देखो हमारे दो फ्लैंक्स हैं, जे.एंड.के है जहां पे ट्रबल रहती है, और नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के लिए असम राइफल्स है, जे.एंड.के के लिए राष्ट्रीय राइफल्स है। ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स है। क्लियर? राष्ट्रीय राइफल्स इकलौती ऐसी राइफल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। बाकी जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना सारी, ये सारी किसके अंडर आती हैं? होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है, सो इट इज असम राइफल्स। नेक्स्ट, Indian Air Force has recently acquired Apache AH-64E Apache Guardian helicopter. The helicopter is made in USA. Apache USA के हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक है, अपाचे हो गया, और कौन से एयरक्राफ्ट भी हम लेते हैं यूएसए से? ग्लोबमास्टर, चिनूक वगैरह, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपाचे इज यूएसए। नेक्स्ट, प्रहार। सरफेस टू सरफेस हमारी एक मिसाइल है, 150 किलोमीटर की रेंज है। पृथ्वी और आपके पिनाका मिसाइल्स हैं आपके पास, जो ना वो जो ट्रक के पीछे वो नहीं होते लॉन्चर से जिनसे मिसाइल्स निकलती है, पिनाका की रेंज कम है, पृथ्वी की फिर भी 350 किलोमीटर की रेंज है। तो उसकी बीच की आपने एक मिसाइल बनाई है 150 किलोमीटर तक की, दैट इज प्रहार। वेरी सिंपल ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन, याद रखना है बस। क्लियर? चलो फटाफट से चलते हैं। Which one of the following pairs of military training institutes of India and location is not correctly matched? माओ पता है ना, मध्य प्रदेश में है ना? माओ आर्मी वॉर कॉलेज माओ में है, यस। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है, यस, हाई ऑल्टीट्यूड वही होगा। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज इज इन गोपालपुर, ओडिशा। गोपालपुर ओडिशा में। बाकी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है, बिल्कुल है। अब आपको ये सारे याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली हूबहू ऐसा नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं।
आर्मी वॉर कॉलेज इज इन माओ। हाई ऑल्टीट्यूड ऑब्वियसली JNK के गुलमर्ग में होगा। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज उड़ीसा में है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ठीक है, IMBEX is a joint military exercise conducted regularly between the armies of India and IM। तो ये है इंडिया और M से कोई कंट्री होगी, ऑब्वियसली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। पर कौन सी है? मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार। इसका सेकेंड एडिशन अभी हुआ था चंडी मंदिर में ही, एक्सरसाइज हुई थी। चंडी मंदिर पता है? यहीं पास में ही है, पता है ना? चंडी मंदिर चंडीगढ़ है, पूरा वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है इंडियन आर्मी की। चलो, द आंसर इज डी। डिफेंस वाले रट्टे वाले क्वेश्चंस है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स के होते हैं, जो लॉजिक से किए जा सकते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। न्यूज में सुना था, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज CA, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ये फेमस क्यों हुआ था? S-400 तो था। S-400 कहां से आता है? रशिया से। पर ये थार्ड बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों आया था? इसमें कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी इन्वॉल्व है। अमेरिका ना साउथ कोरिया को दे रहा था ये थर्ड सिस्टम, जिसे नॉर्थ कोरिया ने कहा था ये एक प्रोवोकेशन है कि यार आप एयर डिफेंस सिस्टम रख रहे हो, एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो कोरियन पेनिनसुला को। कोरिया वॉर पता है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ते ही रहते हैं। 1950 से 1953 तक दोनों देश बंट गए थे। आइडिया है? नहीं है? चलो, तो ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी मिसाइल सिस्टम क्या होता है? कोई मिसाइल आ रही है, जैसे रामायण महाभारत में नहीं दिखाते थे पुराने सीरियल में, एक तीर इसने चलाया, एक तीर इसने चलाया, और एक ड्रॉप हो जाता था, और आपको एक्सप्रेशन से ही पता चलता था दूसरे के, हाँ, कि बंदा चल हार गया, है ना? ये वैसा सा ही सिस्टम है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर इनकमिंग कोई मिसाइल आ रही है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल, अभी बात करेंगे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, खासकर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो उसे एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। यही S-400 करेगा, यही थार्ड करता है। इंडिया का भी अपना एक सिस्टम है, पता है? इंडिया ने खुद बनाया हुआ है। क्या? एडवांस एयर डिफेंस। दो है इंडिया के, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ये लोअर ऑल्टीट्यूड में मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एडवांस एयर डिफेंस, अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का अपना है, पर इतना एडवांस नहीं है, इसीलिए हमें S-400 वगैरह चाहिए। S-400 दुनिया में बेस्ट है, थर्ड से भी बेटर है S-400। खैर, अमेरिकन एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है? याद है अभी इजराइल पैलेस्टाइन का जब वॉर हुआ था, पैलेस्टाइन ने बहुत सारी मिसाइल्स गिरा दी थी, तो इजराइल का वो सिस्टम है जिसे क्या कहते हैं? आयरन डोम। एग्जैक्टली, वो यही काम करता है। चलो, नेक्स्ट, which one of the following is India's first indigenously designed and developed long range subsonic cruise missile which can be deployed from multiple platforms? निर्भय, बिल्कुल सही। इंडिया के पास क्रूज मिसाइल्स का एक सिस्टम है, दो क्रूज मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, वन इज ब्रह्मोस एंड द अदर इज निर्भय। नाउ ब्रह्मोस और निर्भय में क्या फर्क है? निर्भय जो है आपकी, वो है सबसोनिक, विच इज स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड। ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है? ऊपर से एक और चीज होती है, आपको पता है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना, उसकी भी, उसमें भी हमने ना वो बनाए हुए हैं, लेवल्स बनाए हुए हैं। जैसे एक लेवल होता है मार्क 1, विच मीन्स इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। मार्क 2, which means twice the speed of sound. Similarly, Mach 3, thrice the speed of sound. और अगर कोई मिसाइल है closer to Mach 5 या more than that, तो उसको हम सुपरसोनिक भी नहीं कहते, उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है? Now निर्भय is सबसोनिक, Mach 1 से कम स्पीड है। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है? अच्छा, निर्भय फिर भी हमने क्यों रखी हुई है? जबकि ये सबसोनिक है, फिर भी हमने रखी हुई है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, 1000 किलोमीटर तक भेज सकते हो इसे आप, रेंज बहुत ज्यादा है, हेंस इट इज लॉन्ग रेंज सबसोनिक।
बाकी अब अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क क्या है। पर इंडिया के पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, एंड दैट गोज बाय द नेम ऑफ निर्भय। चलो, एयरक्राफ्ट कैरियर तो पता होंगे, देखें, एक तरह का पूरा शहर लेके जाते हो आप। एयरक्राफ्ट कैरियर पे सब कुछ होता है, रनवे वगैरह सब कुछ होता है। विक्रांत है इंडिया, INS विक्रांत पहला, ठीक है। चलो, वैभव तो नहीं है, वराहा भी नहीं है, विराट है। इंडिया एंड रशिया। ब्रह्मोस का नाम भी कहां से आता है? ब्रह्म इज ब्रह्मपुत्रा, मॉस इज मॉस्कवा, अ रिवर इन रशिया। दोनों के मिक्सचर से आपने शॉर्ट फॉर्म बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। कोलैबोरेशन है इंडिया रशिया, ठीक है। चलो आगे, पता है, वैसे इसी से ही पता चल जाना चाहिए, मंगोल्स आर फेमस फॉर बीइंग नोमैडिक रेडर्स। वाइकिंग सुना? वाइकिंग सीरियल भी आता था एक, ये बस लूटपाट करते थे, आते थे किसी एरिया में लूटपाट करते थे। मंगोल्स आर आल्सो फेमस फॉर दैट। खैर, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक मंगोलिया हो गया, एलिफेंट हमारे कंट्री को डिनोट करते हैं ना। जैसे शशि थरूर ने एक बार एक किताब लिखी थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, व्हेन द एलिफेंट डांसेस। छोड़ो, मंगोलिया। नेक्स्ट, जिसको पता है वो बोले, नहीं, जिसको पता है वो बोले। ऐसे तो तुक्का तो कोई भी, बांग्लादेश, भूटान, ऐसे भी कर सकते हैं हम। इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया ही है, ठीक है। याद कर लो, लिख लो इसे कहीं, गरुड़ शक्ति इज इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी, ठीक है। मेक सेंस? चले आगे, चलो। किसी को इसके बारे में पता है? MTCR। देखो, मिसाइल टेक्नोलॉजी यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहती कि सबके पास आ जाए, इससे वर्ल्ड वॉर 3 या वॉर्स होने की आशंका होती है। दैट्स व्हाट दे से। नाउ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम मींस मिसाइल को बनाने की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें प्रोलिफरेट ना किया जाए। ये ट्रीटी का नाम सुना है? NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट ना कर जाए। वैसे ही मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट ना कर जाए, इसके लिए MTCR है। नाउ एक टाइम था जब इंडिया को ना, आपने सुना है इंडिया के पास लॉन्च व्हीकल्स है, PSLV, GSLV। PSLV में जो फ्यूल यूज होता है ना, वो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर यूज होता है। GSLV में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक यूज होता है। ना क्रायोजेनिक इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल नहीं रही थी 90s में। रशिया देने को तैयार हो गया कि चलो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हम आपको दे देते हैं, अपने बनाओ लॉन्च व्हीकल स्पेस में सैटेलाइट उतारने के लिए। यूएसए ने मना करवा दिया अंडर MTCR। यूएसए ने कहा क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है ना, इट इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा? जो दो जगहों पे यूज हो सकती है, पीसफुल पर्पसेस के लिए भी और वॉर पर्पसेस के लिए भी, डिफेंस पर्पसेस के लिए भी। क्रायोजेनिक मिसाइल्स, क्रायोजेनिक इंजन से आप मिसाइल्स भी बना सकते हो, लॉन्च व्हीकल्स भी बना सकते हो, हैं तो दोनों रॉकेट ही, राइट? इसीलिए मना करवा दिया था। तो MTCR regime is there to control dual use technologies या proliferation of missile technologies. Now, अब लॉजिक से इनमें से बताओ कौन कौन इसके, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट, MTCR is an informal and voluntary partnership initially formed G7 countries. G7 countries पता है ना, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, USA की, इन्होंने ही स्टार्ट करवाई। Members of MTCR prevent the proliferation of missile and unmanned aerial vehicle technology capable of carrying above 500 बिल्कुल सही है ये। China applied to join the regime but members did not offer the membership. चाइना मेंबर है, मतलब इसका चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। No other country outside the membership follows the regime rules. अब इस regime ने ना कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब हुई थी, उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि आपने वेपन्स नहीं बनाने, ऐसे ध्यान रखना है न्यूक्लियर फ्यूल का, प्रोलिफरेट नहीं होने देना ना। वो रूल्स ना NPT के मेंबर्स फॉलो करते हैं। NPT को इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है? नहीं किया हुआ, ठीक है।
सिमिलरली एमटीसीआर में भी नहीं है, बट एमटीसीआर के रूल्स सिर्फ मेंबर्स ही फॉलो करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। चाइना ने पता क्या बोला है कि आप हमें मेंबरशिप नहीं दे रहे कोई बात नहीं, पर हम एमटीसीआर के प्रॉपर रूल्स फॉलो करेंगे। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना ने कहा है एमटीएसआर नहीं दे रहे हमें, हम तो ट्राई कर रहे हैं मेंबर बनने का, पर हम इसके रूल्स फॉलो करते जाते हैं ताकि आप हमें रिस्पॉन्सिबल कंट्री तो कंसिडर करो, ताकि हमारी सॉफ्ट पावर बढ़े। आप सोचो कि चाइना यार बुरा देश नहीं है और इवेंचुअली हमें एमटीसीआर की मेंबरशिप दे दो। क्लियर? सो नो अदर कंट्री आउटसाइड द मेंबरशिप ऑफ फॉलोज द रेजिम रूल्स। नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जो इसके मेंबर नहीं भी हैं वो भी इसके रूल्स फॉलो कर रहे हैं वॉलंटरीली। क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज? फिर इतना सन्नाटा क्यों है? समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोल रहा हूं? आ रहा है? चलो नेक्स्ट। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? आकाश क्या है पता है किसी को? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो एयर डिफेंस तो करोगे इससे आप, सरफेस टू एयर मिसाइल, प्लस ये भी ना मीडियम रेंज है। अच्छा, आपके पास त्रिशूल है, ये भी सरफेस टू एयर है, शॉर्ट रेंज। तत्र है आपके पास, टाट्रा, ये मिसाइल नहीं है, ट्रक है ये। व्हीकल्स हैं जो रफ टेरेन में भी जा सकते हैं, टाट्रा ट्रक्स। ठीक है, तो ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का तो ये बिल्कुल पार्ट नहीं है। फिर अस्त्र क्या है पता तो होना चाहिए हमें। अस्त्र क्या है? हाँ, एयर टू एयर मिसाइल है। इसे आपके जेट्स यूज करते हैं, फाइटर जेट्स। फाइटर जेट में जो मिसाइल लगी होती है एयर टू एयर मिसाइल है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्ड विजुअल रेंज? जो बंदा चला रहा है मिसाइल फायर करेगा उसको दिख भी नहीं रहा है, उसने बस टारगेट पे हिट कर दिया, बियॉन्ड विजुअल रेंज है। इसके अंदर रेडार सिस्टम है जो अपने टारगेट को फाइंड कर देगा, ढूंढ लेगा। एयर टू एयर मिसाइल रेडार बोन एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्र। इंडिजिनसली डेवलप्ड है या किसी कंट्री ने हमें दिया? इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ये इंडिजिनस है, ये इंडिजिनस है, ये इंडिजिनस है। ठीक है, ये तो व्हीकल ही है। और ये जो है ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए गए थे, जिसके डायरेक्टर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सुना है? जो आपकी पृथ्वी मिसाइल है, आपकी आकाश मिसाइल है, आपकी अग्नि मिसाइल है, नाग मिसाइल है, ये सारी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी है। 1980s में प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था इसे। खैर चलो नेक्स्ट। बता चुका हूं वैसे मैं इसका आंसर। हाँ, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राइफल्स है ये किसके अंडर है? एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आईटीबीपी होम अफेयर, एनएसजी होम अफेयर। सशस्त्र सीमा बल कहां लगता है? सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर पे। बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारी। आईटीबीपी कहां लगेगी? इंडो चाइना बॉर्डर पे, ये नेपाल बॉर्डर पे। एनएसजी तो टेररिज्म एक्टिविटीज आपके कंट्री में जो हो रही है, जैसे मुंबई अटैक हुआ था वहां एनएसजी लगी थी। और कोई है हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस? सीआरपीएफ है, बिल्कुल सही है। बीएसएफ है, यस। ये सारी असम राइफल्स को भी आपने कहा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स आपके प्रोटेक्ट करेगी। सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। जेएंडके में इंसर्जेंसी ये लोग देखते हैं, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री अपने हिसाब से देखती है। बाकी सब होम अफेयर्स के अंडर है। याद रखना, इस चीज को कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो जी, पहली बात ये पता है काम क्या करता है? क्या काम करता है? कि हाँ, अच्छा, हाँ जी। और कुछ जिन्हें भी मिसाइल अक्वायर करनी है, तुसी टैंक अक्वायर करने, ये सारिया चीजा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही देखती है, राइट? एक्विजिशन ऑफ डिफेंस कैपिटल, टैंक्स वगैरह कौन से आपने बाय करने हैं, ये देखते हैं। इसके हेड तो हैं डिफेंस मिनिस्टर।
पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब कारगिल वॉर हुआ था तो हमें लगा था कि यार बहुत ज्यादा अनप्रिपेयर्ड थे हम, तो इसके लिए आपने कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी बिठाई थी जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। उन रिकमेंडेशंस में से एक थी कि यार वेपन्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल काउंसिल बनाओ, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, दैट शैल बी हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चेतक हेलीकॉप्टर है अपने को, ठीक है, चीता हेलीकॉप्टर इंडिजिनियसली डेवलप्ड और यूएसए ने दिए हैं, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। यूएसए के दिए हुए हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं? हाँ ठीक है, चिनूक वगैरह भी, वो जो डबल ब्लेड वाले होते हैं वो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, यहां भी दिख जाते हैं कई बारी डबल ब्लेड वाले। किसके लिए? हाँ लगेज के लिए, हाँ हाँ लगेज नहीं कहते उसमें, लॉजिस्टिक्स कहते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज होते हैं। लगेज तो हमारा हो गया कि यार इसका ले जा, सूटकेस ले जा, कुली नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट, अरिहंत। देखो जो वी है ना वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो ए है ना, ए से स्टार्ट होने वाले वो हैं आपके न्यूक्लियर सबमरीन। बड़ा ही अजीब सा मैंने पैटर्न एस्टैब्लिश किया था, पर ऐसा है, जितने भी न्यूक्लियर पावर्ड आपकी सबमरीन है वो ऐसी हैं, ए से स्टार्ट होंगी, और जितने भी आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वैसे बता रहा हूं, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई आईएनएस राघव नाम से भी चला सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वो अलग चीज है, पर अभी तक ऐसा ही है सिस्टम। अच्छा, सबमरीन के बारे में एक और चीज आपको बता देता हूं, ये तो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सबमरीन्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है कन्वेंशनल सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। कन्वेंशनल सबमरीन्स को हम कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, स्कॉर्पियन क्लास वाली, बिल्कुल। और एक होती है आपकी न्यूक सबमरीन्स। फर्क क्या है दोनों में? एयर प्रोपल्शन सिस्टम होता है किसमें? पहली बात, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब है इसमें जो फ्यूल डलता है वो न्यूक्लियर फ्यूल है, इसमें अपना डीजल ही डल रहा है, ठीक है, तो ये कंबस्टन से ही चल रहा है, ये न्यूक्लियर पावर से चल रही है। अच्छा, सबमरीन आपके पास है तो सबमरीन से आप चाहते क्या हो? हमें सबमरीन क्यों चाहिए अपनी नेवी में? एक तो आप एनिमी वाटर्स में ज्यादा देर तक रहो, डिटेक्ट ना हो, ठीक है, और सारी स्पाइंग एक्टिविटीज आप कर लो। आप देख लो जाके पास साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, नीचे छुपे रहो काफी देर तक, जो चाइना आपको डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास रेडार टेक्नोलॉजी है, इतना भी नल्ला नहीं है चाइना, ठीक है, पर फिर भी काफी देर तक आप नीचे रह सको, ये आप चाहते हो। अनडिटेक्टेड आप सारी स्पाइंग एक्टिविटीज कर लो और अंडर द वाटर वॉरफेयर भी कर लो, इनमें मिसाइल्स वगैरह भी होंगे ना। डीजल इलेक्ट्रिक की एक प्रॉब्लम है, ये चल रहा है डीजल से। डीजल में क्या चाहिए होता है आपको? डीजल को कंबस्ट करना पड़ेगा, जैसे गाड़ियों में डीजल को जलाना पड़ता है ना। जब आप जलाओगे ना किसी भी फ्यूल को, उसे जलने के लिए चाहिए एयर, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। कोई भी एक ऐसा रूम ले लो, उसमें से ऑक्सीजन निकालो, आग लगा के देख लो, लगेगी। यू नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग द फ्यूल ना। डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है वो पानी के नीचे है, हवा कहां से आएगी? तो इसे बीच बीच में ऊपर आना पड़ता है, बार बार ऊपर आएगी। न्यूक्लियर सबमरीन को कोई हवा नहीं चाहिए, बहुत ही देर तक ये नीचे रहेगी, कई साल नीचे निकाल सकती है। ऊपर पता है कब आएगी? जब आपको तो ऊपर आना है, कुछ खाना वगैरह खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक खत्म होगी, फ्रिज खाली हो गया, जब आपको अपनी सप्लाईज के लिए ऊपर आना पड़ता है तब ये ऊपर आती है, वरना ये कई साल निकाल सकती है नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया लेता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कहता है हम रिस्पॉन्सिबल एनपीटी के मेंबर्स हैं, पर अभी ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की थ्रेट की वजह से सोचा था कि हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स नहीं लेंगे, अब हम न्यूक्लियर सबमरीन लेंगे, और इसको लेके अभी कुछ हुआ भी है यूएसए के ऑकस, यस, जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में हुआ है वो इसी चीज के लिए हुआ है। पहले फ्रांस सप्लाई करने वाला था, ये फ्रांस का ऑर्डर छोड़ दिया आपने, न्यूक्लियर सबमरीन्स पे आप आ गए।
न्यूक्लियर सबमरीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने वैसे तो अभी तक बाय ही की थी बाहर से, पर हम खुद भी बना रहे हैं न्यूक्लियरली केपेबल सबमरीन्स। ठीक है, ये अरिहंत उसी में से एक है। क्लियर, मेक सेंस? फर्क मेजर पता चल गया डीजल इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर सबमरीन्स में, ये मेजर फर्क है। ये ज्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकती, इसे ऊपर आते रहना पड़ेगा बीच बीच में। It can stay below water for very long periods of time and its efficiency is very high. ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी का तो आपको पता है ना, थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूल कैन प्रोड्यूस इतनी एनर्जी जितना एक कमरे में आप कोयला भर दो उतना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, और इतना सा न्यूक्लियर फ्यूल उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। सो फ्यूल इज लाइट, फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम यू डोंट हैव टू कैरी मच फ्यूल एंड यू कैन स्टे बिलो द वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। अच्छा एडवांटेजेस है, इसीलिए अरिहंत कहते हैं। हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं। कौन सी हैं? स्कॉर्पियन क्लास की। कोई एक एग्जांपल? कलवारी वगैरह वगैरह, ये जो हमारे पास केस है, हमारे पास सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक है हमारे पास बहुत सारे। खैर, द आंसर टू दिस इज डी। यूएसए पक्का? देखो रेड फ्लैग ना, यूएसए के जो पैसिफिक कमांड है ना, पैसिफिक एयरफोर्स कमांड है, पैसिफिक ओशन में जो उनकी एयरफोर्स कमांड है, उनकी एक जॉइंट एक्सरसाइज करता है, यूएसए कंडक्ट करता है, जिसका नाम है रेड फ्लैग। उसको अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया था। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सी है। बट ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, ये जॉइंट एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इज इट बायलैटरल और मल्टीलैटरल? बायलैटरल मीनिंग इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, मल्टीलैटरल मीनिंग बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। मल्टीलैटरल है, ये याद रखना, कहीं लिख भी लेना। चलो, ठीक है, अभी कर ही लिया है। चलो नेक्स्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज हटा देना, उस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। डी, नाइदर वन नॉर टू। इट इज अ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर सब में ही डाल दिया आपने। मोबाइल लॉन्चर मींस रिजिड लॉन्च पैड नहीं चाहिए, ट्रक पे आप मोबाइल लॉन्चर लगा सकते हो और मूव कर सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 3600 किलोमीटर एंड कैन कैरी 2। वो अग्नि 4 की है, 4000 किलोमीटर के आसपास। अग्नि 5 कितना है? 5000। और अग्नि 6 जो वेरिएंट बना रहे हैं वो 7500 तक जा सकता है, पर अभी मतलब टेस्ट उसमें ही है। तो अग्नि 2 की तो 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द आंसर इज ए। ठीक है, क्लियर? अग्नि मिसाइल्स तो पता है ना, सरफेस टू सरफेस। अग्नि 5 जो मिसाइल है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, हाँ, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बाकी जो थी वो मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थी, सरफेस टू सरफेस एसएसबीएम, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मुझे भी देखना पड़ेगा। ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन, किसी को पता है ये? आंसर तो इसका यही है। अच्छा, ये हमने खुद लॉन्च किया था या किसी की हेल्प से लॉन्च किया था? तब हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं था, पीएसएलवी जीएसएलवी कुछ नहीं था, तो रशिया के हेल्प से हमने लॉन्च किया था सोवियत कॉस्मोस 3 पे। सोवियत कॉस्मोस, या सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से आपने इसे लॉन्च किया था। खैर, आर्यभट्ट वैसे हमारी हिस्ट्री में भी फेमस है। कौन था? हाँ, बस ये याद रखना, जीरो नहीं इन्वेंट किया था उन्होंने। वैसे
हाँ वो है ना अननोन पर्सन, जीरो इंडिया में सदियों से था, किसी बंदे पे नहीं आप जीरो इन कर सकते कि उसने जीरो इन्वेंट किया था. So Aryabhatta was not the person who invented zero, but Aryabhatta was very important for mathematics and astronomy in India. है ना. इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं आपको कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टिया, आर्य सिद्धांत, आर्य सूत्र, ये सब इन्होंने लिखे हैं. खैर, दिस इज 1975. सॉलिड ओनली दैट टू स्टेज होते हैं ना, 4 स्टेज सॉलिड लिक्विड ऐसे होते हैं. जैसे आपका पीएसएलवी है ना, वो 4 स्टेज का है, सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड. ठीक है. जो आपका जीएसएलवी है वो 3 स्टेज है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक. क्रायोजेनिक इज एक्सट्रीमली ठंडा, राइट. ये सॉलिड प्रोपेलेंट से ही चलता है. इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट, ना बिल्कुल नहीं. अग्नि 6 करेगी, अभी भी अग्नि 6 इंडक्ट नहीं हुई है, टेस्टिंग स्टेज में. सो अग्नि 4 इज 4000 किलोमीटर के आसपास. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज ओनली 1. ठीक है. नेक्स्ट, हमारे पास एक ही हमने खुद बनाया है यूएवी. अगर वो आपको पता है तो आप आंसर कर दोगे. नेत्रा, हाँ नेत्रा ही है, बाकी सब कुछ भी नहीं है. ज्योति, चक्षु, नयन कुछ नहीं है, ऐसी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया. ज्योति तो नाम रखेंगे ही नहीं हम किसी का. ज्योति, सुनीता, बबीता, ये सब नहीं मिसाइलों के नाम होंगे. नेत्रा. नाउ इस नेत्रा करता क्या है वो यहां पे दिया हुआ है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन है, आपका अपना है, टेररिस्ट के खिलाफ आपने यूज करना है, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए यूज करना है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये आपको याद रखना है. दैट्स इट, हमारा अपना है. बाकी तो हम इजराइल वगैरह से खरीदते रहते हैं ड्रोन्स वगैरह. ठीक है. पहली बात, जो पृथ्वी मिसाइल सिस्टम्स है ना, उन्हें हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कहते हैं. पृथ्वी 2 न्यूक्लियर केपेबल होगा, पृथ्वी भी न्यूक्लियर केपेबल है, अग्नि भी न्यूक्लियर केपेबल है. बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है. मैक्सिमम रेंज इसकी 350 किलोमीटर तक है. इट इज इंडियाज फर्स्ट नेटिव मेड बैलिस्टिक मिसाइल. हाँ कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है. 1 और 3 क्या हुआ? अग्नि और पृथ्वी दोनों ही एक ही प्रोग्राम के तहत बने ना, तो इसको भी फर्स्ट कह सकते हो, अग्नि को भी कह सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट चले. वज्र कवच पता है किस चीज के लिए? याद है जब कोविड आया था तो कोरोना वॉरियर्स नाम आया था. कोरोना वॉरियर्स कौन थे? फर्स्ट लाइन वर्कर्स, फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स, हेल्थ लाइन वर्कर्स. उनके लिए आपको वो चाहिए थे प्रॉपर पीपीई किट्स, राइट. वो पीपीई किट्स को डिसइंफेक्ट अच्छे से करा जा सके, उसके लिए बनाया गया था वज्र कवच. यूवी लाइट से डिसइंफेक्ट करते थे ये सारे के सारे जो कोविड वायरस है. वैसे कोविड वायरस का नाम कोविड वायरस नहीं है, SARS-CoV-2 कहते हैं ना. डिजीज का नाम कोविड-19 है, वैसे SARS-CoV-2 है. तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए वज्र कवच बनाया गया था. बनाया किसने था? अगेन अ ट्रिविया बेस्ड इंफॉर्मेशन, DST. DST इज अंडर विच मिनिस्ट्री? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. ए ए सीरियस ब्लैक. हाँ सीरियस है. वैसे ये है प्रोक्सिमा सेंटोरी. हाँ गूगल पे सीरियस आता नहीं, प्रोक्सिमा सेंटोरी है मेरे हिसाब से. प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी है, सबसे बड़ा नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है. अगर गूगल पे आ रहे हैं तो एक बार डिस्टेंस चेक करना, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो 4.3 लाइट ईयर्स है. 4.3 लाइट ईयर्स इज वेरी क्लोज. ठीक है. फिर भी एक बार चेक कर लेना. इफ इट्स ट्रू कि सीरियस है
सीरियस मुझे लगता है सबसे बड़ा क्लोजेस्ट स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंटूरी इज द क्लोजेस्ट। बाकी एज ऑफ नाउ प्रॉक्सिमा सेंटूरी इज द क्लोजेस्ट। बाकी देख लेना एक चीज। खैर, प्रॉक्सिमा सेंटूरी लाइज इन अ स्टार सिस्टम जिसका नाम है, हाँ प्रॉक्सिमा है ना, प्रॉक्सिमा सेंटूरी आपका लाई करता है अल्फा सेंटूरी स्टार सिस्टम में। ये पूरा स्टार सिस्टम है जिसमें एक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटूरी विच इज 4.3 लाइट ईयर। पर ये जो पूरा स्टार सिस्टम है इसका नाम अल्फा सेंटूरी है, ये क्लोजेस्ट है अर्थ। ठीक है, बस ये याद रखना। दिस इज 4.3 लाइट ईयर। लाइट ईयर तो पता है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कैसा, इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, है ना। तो 4.3 लाइट ईयर्स मतलब अगर यहां अल्फा सेंटूरी पे कुछ हो रहा है तो 4.5 साल बाद आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट वहां से इतने टाइम में पहुंच रही है। यस, ये तो पता है सबको, बेसिक है ना। चलो, अरे ये तो नहीं होगा, ब्लैक होल तो सबने ही सुना है, किसी ने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी। ब्लैक, किसी को स्पेस वगैरह में वैसे इंटरेस्ट है? ब्लैक होल्स पे बहुत डॉक्यूमेंट्री आई हुई है ऐसे ना, कि मॉन्स्टर्स ऑफ यूनिवर्स, ये सब कुछ खा जाते हैं अपने रास्ते में। खैर, ये तो नहीं है। सन स्पॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नहीं ये तो है। तो ये एक्चुअली ये बता रहा है कोलैप्स स्टार का मतलब क्या है, कि स्टार जब कोलैप्स कर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। पर ब्लैक होल बेसिकली है क्या? इट इज दैट रीजन इन स्पेस टाइम जो इतना डेंस है और जिसकी इतनी ग्रेविटी है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट। एंड बिकॉज लाइट भी उसमें से एस्केप नहीं कर सकती, इसीलिए आपको ब्लैक रीजन दिखता है वो। और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जब भी वो किसी के पास से गुजरता है, चाहे वो स्टार हो चाहे प्लैनेट हो, उसको अपने अंदर समा जाता है वो। ठीक है, तो जब वो किसी स्टार के पास से गुजरता है तो स्टार उसके अराउंड आने लग जाता है, ऐसे डिस्क सी बन जाती है। इट स्टार्ट्स ईटिंग अवे द स्टार। खैर, जो ब्लैक होल होता है वो बनता कैसे है? एक बहुत बड़ा स्टार है, जैसे कोई भी स्टार है, जब वो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, आपको पता है स्टार के अंदर एनर्जी कहां से आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। जब उसके अंदर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो कोलैप्स करने लग जाएगा। पहले तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगी, फिर उसके बाद कोलैप्स करने लग जाएगा, और उसका इतना मास है कि इट विल कोलैप्स ऑनटू इटसेल्फ, और इतना कॉम्पैक्ट रीजन बन जाएगा, इतने छोटे में इतना ज्यादा मास कि उसकी ग्रेविटी इमेंस होगी। ठीक है, पर ब्लैक होल्स ना 4 तरीके के होते हैं, आपको वैसे मैं बता देता हूं, क्या पता पूछ ले। 4 तरीके के ब्लैक होल्स हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक होल है ना, कोलैप्स स्टार वाला ब्लैक होल, इसे तो हम स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। स्टेलर, स्टार्स का ही नाम है, स्टार, स्टेलर, इंटरस्टेलर, है ना। स्टेलर ब्लैक होल्स तो बनेंगे ही एक स्टार के कोलैप्स होने से। अच्छा, एक और चीज, स्टार, कोई भी स्टार अगर जब उसका फ्यूल खत्म हो जाए एक्सप्लोड करेगा और कोलैप्स करके ब्लैक होल बना देगा। सन भी एक स्टार है, सन के साथ भी ऐसा होएगा? नहीं, बड़े स्टार्स ही ब्लैक होल बना सकते हैं। जो छोटे स्टार्स है ना, सन जितने, सन लेवल के जो स्टार है, वो एक्सप्लोड करेंगे पर कोलैप्स होके उनमें इतने बड़े नहीं है कि वो ब्लैक होल बना दे। वो बना देंगे व्हाइट डुऑर्फ्स। सुना टर्म? सफेद से हॉट ऑब्जेक्ट्स जो खत्म हो चुके हैं, व्हाइट डुऑर्फ। ठीक है, व्हाइट डुऑर्फ बना देंगे। और इसके लिए एक इंडियन साइंटिस्ट को काफी एक्कोलेड्स मिले थे, चंद्रशेखर, जिसने बनाई थी चंद्रशेखर लिमिट। उन्होंने कहा था 1.44 सोलर मास से ज्यादा का कोई स्टार है तो वो एक्सप्लोड करेगा तो ब्लैक होल बनाएगा, उससे नीचे के बनाएंगे व्हाइट डुऑर्फ। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है टेंशन मत लेना, ये याद रख लो कि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो सिर्फ जो एक तरह का ब्लैक होल है जो स्टार के एक्सप्लोजन से बनता है, वो सुपर मैसिव स्टार्स के एक्सप्लोजन से बनता है, छोटे स्टार से नहीं बनता। खैर, ये होते हैं स्टेलर ब्लैक होल। एक ब्लैक होल ऐसे हैं जो स्टेलर ब्लैक होल है ना, उनसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल। जैसे स्टेलर ब्लैक होल का मास होगा 100 सोलर मास। 100 सोलर मास का मतलब 100 टाइम्स द मास ऑफ सन। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का मास होता है 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 6 सोलर मास। ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं, ठीक है, पर ये बनते कैसे हैं किसी को पता नहीं है। ये कैसे बनते हैं सबको पता है, स्टार एक्सप्लोड करता है ब्लैक होल बन गया।
कुछ और बड़े बड़े ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, किसी को भी नहीं पता कि वो बनते कैसे हैं। क्या पता जब बिग बैंग हुआ था तब के बने हुए हैं वो ब्लैक होल, वहीं घूमते जा रहे हैं। बिग बैंग तो सबको पता है, यूनिवर्स बना ही ऐसे। अच्छा, इनके भी बाप एक और ब्लैक होल होते हैं जिन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। इनकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, पर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पता है कहां लाई करते हैं? गैलेक्सीज के सेंटर में। जो मिल्की वे है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में कहते हैं एक हैवी मास का ऑब्जेक्ट है, ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसने पूरी गैलेक्सी को अपने अराउंड अटैच किया हुआ है। इतनी ग्रेविटी है उसकी कि पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे के तो सोलर सिस्टम बहुत छोटा पार्ट है, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने अराउंड अटैच करा हुआ है। सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये कैसे बनते हैं ये भी किसी को नहीं पता। इनका तो होता है 10⁹ से ज्यादा का सोलर मास, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई है, आपको पता होनी चाहिए। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जो सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है ना, उसका नाम भी दे दिया गया है, उसकी फोटोग्राफ भी अभी न्यूज में शामिल हुई है। उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। जो मिल्की वे के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल्स जो आप सुनते हो कि यार स्टार के कोलैप्स होने से बनता है, वो तो सिर्फ स्टेलर ब्लैक होल है, वो भी छोटे ब्लैक होल्स हैं। उनसे भी बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। नो वन नोस कैसे आए थे। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स नो वन नोस कैसे आए थे, मे बी बिग बैंग के दौरान बन गए और गैलेक्सीज के सेंटर में। अच्छा, एक और ब्लैक होल होते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, वो अभी तक दिखे नहीं है किसी को, जिन्हें हम मिनिएचर ब्लैक होल्स कहते हैं। वो छोटे छोटे हैं, यहां दिख जाएगा, एक लैब में बनाए जाते हैं। सर्न लेबोरेटरी सुना है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के, इंडिया कह रहा हूं, वर्ल्ड की सबसे फेमस लेबोरेटरी है, जिसने सुना था 2011-12 में एक नया पार्टिकल ढूंढा गया था, गॉड पार्टिकल नाम दिया था, हिग्स बोसॉन। वो सर्न ने ही ढूंढा था क्योंकि उनके पास पार्टिकल एक्सेलरेटर था। खैर, हमारे यहाँ पे भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उतने लेवल का नहीं है पर छोटा सा है, पीयू में है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिजिक्स डिपार्टमेंट में साइक्लोट्रॉन रखा हुआ है उन्होंने, बहुत थोड़ी सी स्पीड ही जनरेट कर पाता है, इसीलिए पीयू फेमस भी है बहुत ज्यादा। एक बार आया था ना कि पीयू टॉप 400 यूनिवर्सिटी में है, इंडिया की और कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी 4-5 साल पहले। फिजिक्स डिपार्टमेंट भी था, रिसर्च वगैरह होती थी। हमारे पास एक छोटा सा साइक्लोट्रॉन पड़ा हुआ है। साइक्लोट्रॉन क्या है? ऐसी कॉइल है जिसमें न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को आप एक्सेलरेट करते हो। सर्न ने बहुत बड़ा बनाया था और दो बड़े बड़े पार्टिकल्स को कोलाइड करवाया था ऐसे, जिससे कुछ एनर्जी निकली थी। और आपने सुना है E=mc²। वो जो एनर्जी निकलती है वो पार्टिकल में कन्वर्ट हुई, उसमें से एक था बोसॉन, जिसका नाम हिग्स बोसॉन पार्टिकल था। वो प्रिडिक्ट पहले किया गया था, सर्न ने डिस्कवर किया था। खैर चलो छोड़ो, इसमें नहीं जाते, पार्टिकल फिजिक्स है, अलग है वो। खैर, सैजिटेरियस ए स्टार इज द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, ये याद होना चाहिए। बाकी ब्लैक होल्स की ये टाइप है। एक और टाइप है, कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, मिनिएचर ब्लैक होल। किसी को अगर स्पेस में वैसी इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत था, स्पेस में इंटरेस्ट है, तो पेपर के बाद देख लेना, डॉक्यूमेंट्री सीरीज है 9 एपिसोड की, नील डिग्रास टाइसन की है, स्पेस टाइम ऑडिसी। अभी देख लेना, ऐसे मन करा दो। और लेट्स होप जब आपका नायब तहसीलदार बन जाओ तभी देखो, ऑफिस में जब अगर वेले बैठे हुए हो तो फोन खोल के देख लेना। चलो नेक्स्ट, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, एलिजा प्रोजेक्ट। खैर, इलाइजा प्रोजेक्ट था, पर लाइजा प्रोजेक्ट भी एक एग्जिस्ट करता है, लेजर इंटरफेरोमीटर। इलाइजा प्रोजेक्ट है। चलो, एक लाइगो प्रोजेक्ट भी है, ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रोजेक्ट है। इलाइजा भी वही है। इलाइजा भी बनाया इसलिए है ताकि आप ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सको। तो इसका आंसर तो यही है, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। बट व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स? एनी आइडिया ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? ग्रेविटी तो पता है, किसने डिस्कवर की थी? न्यूटन ने जब सेब गिरता हुआ देखा था, वही।
है ना। पर न्यूटन को हम इसलिए नहीं मानते कि यार न्यूटन ने सेब गिरता देख लिया और कहा यार ये कैसे हुआ, और फिर न्यूटन फेमस हो गया। न्यूटन फेमस हुआ था क्योंकि उसने ग्रेविटी कैलकुलेट भी करी थी, कैसे कैलकुलेट होती है। सिर्फ ये नहीं आप ऐसे सोचो कि यार ऐसे तो मैं भी देख लेता हूँ, बथेरी चीजें गिरती हैं, मेरा नाम क्यों नहीं फेमस होता। ही एक्चुअली कैलकुलेटेड ग्रेविटी। बट देन न्यूटन का टाइम चला गया, आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने ये कहा कि यार न्यूटन ने ये तो बता दिया ग्रेविटी होती कितनी है, कैसे कैलकुलेट करते हो, होता है ना F(m1) * m2 डिवाइडेड बाय g, ऐसे कुछ होता है, r सॉरी रेडियस स्क्वायर या जो भी होता है, मैं फॉर्मूला भूल गया, पर उसने फॉर्मूला बता दिया। पर ग्रेविटी होती क्यों है, क्या जनरेट करती है ग्रेविटी की फोर्स, ये आइंस्टाइन ने बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि यार ये जो स्पेस है ये बेंड भी हो सकता है, बेंडेबल है, ट्विस्टेबल है। हमें तो स्पेस स्पेस लग रहा है, एम्प्टी स्पेस, पर ये बेंडेबल ट्विस्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये स्पेस है, जब इस पे मैं बहुत हैवी मास का ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, जैसे अभी फ्लैट है ऐसे बेंड हो जाएगा। अब कोई स्पीड में ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो देखा है वो सर्कसों में होता था मौत का कुआं, है ना। तो अब मान लो ये स्पेस टाइम है, इतना हैवी मास का ऑब्जेक्ट है सन, उसको आपने यहां रख दिया, उसने अपने अराउंड स्पेस को बेंड कर दिया। अब यहां से अर्थ जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है मौत के कुएं में से, अर्थ ऐसे नहीं घूमने लग जाएगी, है ना, ट्रैप हो जाएगी क्योंकि स्पेस टाइम ऐसे बेंड हो चुका है। ये होती है ग्रेविटी और कुछ नहीं होता। नाउ ग्रेविटी जो होती है ना, अब मान लो यहां से सन को आप हटा दो तो स्पेस टाइम फ्लैट हो जाएगा, पर उसे फ्लैट होने में ना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट। दैट मींस ग्रेविटेशनल जो वेव्स है ना वो लाइट की स्पीड से दौड़ती हैं। आपको पता है सन से लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। अगर मैं सन को बीच में से उड़ा दूं तो अर्थ पता है फिर भी चक्कर लगाती रहेगी 8 मिनट तक, क्योंकि अर्थ को पता ही नहीं चलेगा सन गायब हो गया। अर्थ को पता चलेगा 8 मिनट बाद, ओ तेरी, तो अर्थ को पता चलेगा यार सन गायब, फिर वो सीधा चल देगी, अभी घूम रही है सीधा चल देगी, पता नहीं जहां जाएगी देखेंगे, पर ऐसा हो जाएगा। खैर, दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल वेव्स आर। नाउ ग्रेविटेशनल वेव्स पहुंचने में, ग्रेविटी फील करने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना लाइट को पहुंचने में टाइम लगता है। तो अगर कोई चीज, कोई भी ऐसी मैसिव सी एक्सप्लोजन सी होती है स्पेस में विच इज 100 लाइट ईयर्स अवे, उसकी ग्रेविटी आपको 100 साल बाद फील होगी, राइट? ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट। खैर, ग्रेविटेशनल वेव सिर्फ आइंस्टाइन ने मैथ्स के थ्रू प्रूव करी थी, सिर्फ मैथ्स के थ्रू, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई थी। पर अब रिसेंटली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो अब डिटेक्ट भी कर सकते हैं, एलिजा, लाइगो वगैरह, जो हम ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करते हैं। बस यही बात है। ये सारी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है एक्स्ट्रा है, अगर नहीं समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं याद भी होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रहेगा बस, ठीक है, इतना ही काफी है। हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, इनसैट वगैरह, और क्या है, हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, नविक भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, सारी हैं, कार्टोसैट वगैरह वगैरह, है ना। मेजरली हमारे पास हैं ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, 2, 3, 4 वगैरह, ये सब है। हमने जुपिटर पे कोई सैटेलाइट नहीं भेजी है, जुपिटर ऑर्बिटर सैटेलाइट नहीं भेजी है, इंडिया ने नहीं भेजी है, पर किसी और स्पेस एजेंसी ने भेजा है, नासा ने भेजा, एक मिशन है जूनो नाम से, ठीक है, जुपिटर ऑर्बिटर सैटेलाइट। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है जी। चलो, क्या होगा वैसे इसका आंसर? डी, डी, बी बॉम्बे, हाँ, आंसर बॉम्बे ही है। रोजेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है which was sent to study a comet। कोई भी कॉमेट पता है ना, कॉमेट क्या होता है, किसी को पता है? वो जो टेल होती है जिसकी ग्लोइंग सा ऑब्जेक्ट जाता रहता है, राइट?
ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के भी बाहर होते हैं। सोलर सिस्टम के बाहर हैं इसलिए एक्सट्रीमली ठंडे हैं, एक्सट्रीमली ठंडे हैं इसलिए दे आर मेड अप ऑफ डिब्री एंड आइस। जब ये सन की ग्रेविटी इन्हें पुल कर लेती है, तो सन की ग्रेविटी इन्हें, मान लो ये सन है, ये बाहर है, सोलर सिस्टम है आपका पूरा, इसके अंदर प्लैनेट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स बाहर से आएंगे, सन की ग्रेविटी इन्हें पुल कर लेगी, अब ये ऐसे ऑर्बिट करते जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें टाइम बहुत लगता है, तभी यहां कहीं अर्थ है तो आपको दिखते हैं कभी 30 सालों में एक बार, क्योंकि इन्हें पूरा चक्कर लगाने में 60-60 साल लग जाते हैं। खैर, ये आइस के बने हैं, जब ये सन के पास आएंगे इनकी आइस मेल्ट होने लग जाएगी, मटेरियल निकलने लग जाएगा और एनर्जी एमिट होगी, लाइट एनर्जी। इसीलिए आपको ये ग्लोइंग से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जिनकी एक टेल भी होती है, इन्हें हम कॉमेट कहते हैं, ठीक है। अब कॉमेट को स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, रोजेटा, विच विल ऑर्बिट अ कॉमेट। बस इतना ही जानना, ठीक है। बाकी चीजें एस्टेरॉइड वगैरह ये सब नहीं। क्लियर? ठीक है, चलें आगे। ए, गोल्डीलॉक जोन पता है? आपके जितने भी टेलीस्कोप वगैरह हैं वो पूरे यूनिवर्स में ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अब लाइफ कहां पे पॉसिबल है? वैसे तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है, पर अर्थ लाइक लाइफ पॉसिबल है। अर्थ लाइक लाइफ पॉसिबल वहीं हो सकती है जहां लिक्विड वाटर अवेलेबल हो। लिक्विड वर्ड इंपॉर्टेंट है, जहां लिक्विड वाटर अवेलेबल हो। अब लिक्विड वाटर वहीं अवेलेबल हो सकता है जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के उतनी दूरी पे है जहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रिजर्व हो सके। अगर मरकरी जितना पास है तो सारा पानी उड़ जाएगा, जुपिटर यूरेनस जितना दूर है तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अर्थ ऑप्टिमम दूरी पे है। वैसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम जैसे स्टार सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे प्लैनेट्स हैं। आप ऐसे प्लैनेट ढूंढ रहे हो जो अपने स्टार से उतनी दूरी पे है जहां लाइफ पॉसिबल है, उस जोन को हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। बस। कोई स्पेस, कोई टेलीस्कोप वगैरह आपको पता है जो गोल्डीलॉक जोन ढूंढ रहा है? हबल, याद है? हबल स्पेस टेलीस्कोप सुना है? हबल, और उसकी जगह आप किसको भेज रहे हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाँ, ये लोग ढूंढ रहे हैं। तो आंसर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। क्या होगा इसका आंसर? डी? पक्का? एवरीवन, व्हाई नॉट सी? Why acceleration not steady motion? वैसे तो पता है ना सैटेलाइट क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि उसकी इतनी स्पीड होती है कि अर्थ की ग्रेविटी जो उसे अंदर को पुल कर रही है और उसकी वजह से, उसके घूमने की वजह से उसको बाहर को एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपीटल फोर्स विच इज अर्थ्स ग्रेविटी बैलेंस ईच अदर आउट एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ठीक है, और वो घूमता रहता है। ये सब तो ठीक है। अब ये तो पक्का नहीं होगा, ये भी पक्का नहीं होगा, मून की कोई ग्रेविटी नहीं है। इन दोनों में बताओ कौन सा सही है? डी क्यों होगा? स्पीड देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन लगातार देनी पड़ेगी, प्रोवाइड नहीं। देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ provides necessary acceleration. या provides necessary speed. Why acceleration? हाँ, पता है क्या कहा है उन्होंने? स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है।
क्या फर्क है? डायरेक्शन। अब स्पीड तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है। क्यों? डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो जब एक तरह से वेलोसिटी चेंज होती जाती है तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यस, इसीलिए एक्सेलरेशन आएगा। बनती है बात? पक्का? एवरीवन श्योर? तो चेंज इन एक्सेलरेशन इज बिकॉज वी आर टेकिंग अ लुक एट वेलोसिटी। वही स्केलर और वेक्टर वाली बात है। जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। कुछ होती है ना 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है नियर अर्थ ऑर्बिट में, आपको चाहिए होती है इतनी, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में थोड़ी और कम चाहिए होती है। खैर, वो स्पीड तो है बट डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसीलिए वेलोसिटी हम उसे कहते हैं। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, hence we are using the word acceleration in this particular case. कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाती है पर स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है। जैसे हमने वर्ड दे दिया है, स्पीड डिक्रीज को भी एक्सेलरेशन कहते हो पर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हो, जिसको आप डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कह देते हो। पर यहां उस पर बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे हुई है चेंज के बारे में ही बात हुई। कह सकते हैं इस चीज कहां गया? ठीक है, क्लियर? पक्का? चलो, सी स्पिट्जर कौन सा एयरक्राफ्ट है? बी एक एयरक्राफ्ट है, यस, कैसीनी। कैसीनी ह्यूजेंस एक मिशन है जो सैटर्न पे भेजा गया है, ठीक है। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट है जो सैटर्न को स्टडी करने के लिए भेजा है, और सैटर्न के अनेक मून है जिनमें से एक मून है जो कहते हैं शायद अर्थ लाइक है, जिसे हम कहते हैं टाइटन। टाइटन पे एक लैंडर आपने लैंड करना है जिसका नाम है ह्यूजेंस। तो कैसीनी इज अ स्पेसक्राफ्ट, ह्यूजेंस इज अ लैंडर, हेंस द एंटायर मिशन इज नोन एज कैसीनी ह्यूजेंस। किसका मिशन है ये? नासा का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, किसी ने ग्रेविटी मूवी देखी है? नहीं? ग्रेविटी मूवी में दिखाया था ये केस्लर सिंड्रोम। वैसे इसका आंसर सी है, पर केस्लर सिंड्रोम किसी को पता है? व्हाट इज केस्लर सिंड्रोम? देखो, हमने इतने टाइम से इतनी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं, कुछ सैटेलाइट तो खराब भी हो चुकी हैं, अपनी लाइफ भी एंड हो चुकी है, और कुछ सैटेलाइट्स डिसमेंटल भी हो चुके हैं, उनके नट बोल्ट ऐसी घूमी जा रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है। अब स्पेस में ना जो चीजें घूम रही होती हैं, चाहे वो इतना छोटा सा नट भी है, वो भी 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। अब वो अगर किसी सैटेलाइट में लग जाए तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आपका जो ऑर्बिट्स हैं अर्थ के राउंड, अर्थ की ना एक्चुअली फोटो ऐसे दिखाते हैं कि ब्लू प्लैनेट अच्छा सा दिख रहा है, पर अर्थ की जेन्युइन फोटो अगर कोई खींच के भेजे ना तो उसके अराउंड इतनी सारी करोड़ों सैटेलाइट्स हैं जो घूमती जा रही हैं, राइट। आपका अर्थ ना क्राउडेड है बहुत ज्यादा, अर्थ का ऑर्बिट काफी क्राउडेड है, बहुत सारी वेस्ट सैटेलाइट्स हैं। अब आप क्या करते हो? एक नई सैटेलाइट लॉन्च करते हो, यही कोई टूटा हुआ किसी पुरानी सैटेलाइट में से नट वगैरह घूम के इस सैटेलाइट में लग जाता है, ये सैटेलाइट डीऑर्बिट हो जाएगी, ये सैटेलाइट आगे जाके किसी और सैटेलाइट में लग जाएगी, वो सैटेलाइट आगे जाके किसी और सैटेलाइट में लग जाएगी। 4 खराब सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो आगे 16 और सैटेलाइट्स को डैमेज कर देंगी, राइट। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े ही दिनों में पूरे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स डेड हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आज जो आप लाइफ जी रहे हो ना वो जी नहीं पाओगे, काफी ज्यादा आप सैटेलाइट पे डिपेंड करते हो। टीवी बहुत ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आते हैं, जीपीएस जो आप यूज करते हो, जोमेटो स्विगी नहीं ऑर्डर कर पाओगे क्योंकि वहां भी जीपीएस डाला हुआ है आपने, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। ना इस चेन रिएक्शन को कि एक नट एक सैटेलाइट को खराब करे, उससे सारा सैटेलाइट सिस्टम खराब हो जाएगा, वो उसे हम कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। और ये नासा के एक साइंटिस्ट ने 1980s में बता दिया था
कि अर्थ का आसपास का स्पेस क्राउडेड है बहुत ज्यादा। ना अर्थ के आसपास ये जो नट बोल्ट घूमते जा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं स्पेस डिब्री। इसको लेके इंडिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा बहुत सारे टेस्ट प्रोजेक्ट्स चला रहा है कि कैसे स्पेस डिब्री को हटाया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का तो एक मिशन है जिसका नाम है रिमूव डिब्री, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे स्पेस डिब्री को हटाया जा सके। स्पेस डिब्री अगर आपने नहीं हटाया तो ना आप ऐसे सोचो कि अर्थ से मार्स पे जाना है और रास्ते में इतने सारे नट घूम रहे हैं, तो अगर आपने मंगलयान भेजा, लग गया किसी से, मंगलयान तो वहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर इसरो के साइंटिस्ट मोदी जी के कंधों पे रो रहे होंगे, याद है वो जब इमेज चंद्रयान 2 की, है ना। वो अच्छी साइट थोड़ी है, अच्छी चीज थोड़ी है वो। चलो, इन एनी केस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्पेस डिब्री। यस, लो अर्थ ऑर्बिट पता है आपको, 200 से 1000 किलोमीटर के बीच में हम इसे नियर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट कह देते हैं। इससे ऊपर हम नियर अर्थ ऑर्बिट कह देंगे, उससे ऊपर हम जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कितना दूर है? हाँ, रफली अबाउट इतना ही। जो नियर अर्थ ऑर्बिट्स हैं या लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं, इसमें हम जनरली भेजते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को, जिन्होंने अर्थ को ऑब्जर्व करना है। इसमें हम किसको भेजते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, जियोस्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस वगैरह। खैर, चलो, द आंसर इज सी। ये अगर नहीं भी पता, नाम से बताओगे आप, नाम से, किसी को याद भी नहीं है, रटा नहीं हुआ, नाम से बता सकते हो। ऑल ऑफ दी अबव। अर्थ ऑब्जर्वेशन है, दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन। जीसैट आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है ये हटा दो। एस्ट्रोसैट क्या है? एक ऐसी सैटेलाइट जिसके ऊपर आपने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। अर्थ पे टेलीस्कोप लगाओगे तो एटमॉस्फेयर इंटरफेयर करेगा यूनिवर्स को देखने में। सैटेलाइट पे चढ़ा दोगे और उसके ऊपर टेलीस्कोप लगाओगे तो आप पूरे यूनिवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोसैट वो है। नासा ने भी कोई ऐसा लॉन्च करा हुआ है सैटेलाइट जिसपे आप टेलीस्कोप लगा दोगे? हबल स्पेस टेलीस्कोप है क्या? हबल स्पेस टेलीस्कोप सुना है? एक सैटेलाइट है, उसके ऊपर टेलीस्कोप लगाया हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यही है। तो एस्ट्रोसैट अर्थ ऑब्जर्व नहीं कर रही, यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रही है, तो ये भी हटा दो। रिसोर्स सैट क्या करेगी? अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बताएगी, तो ये अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। कार्टोसैट किस लिए यूज होती है? कार्टोग्राफी में। कार्टोग्राफी क्या होती है? मैप मेकिंग। इसके लिए भी अर्थ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों 3 और 4 नाम से ही बताया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? पक्का? ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पक्का? क्यों नहीं करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल सही। NASA's Dawn mission studied 2 of the largest objects in asteroid belt. नासा ने डॉन मिशन भेजा था एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए, जिसमें से सबसे फेमस एस्टेरॉइड था सीरीज और एक और एस्टेरॉइड था वेस्टा। ये दो बड़े बड़े एस्टेरॉइड थे जिनको स्टडी करने के लिए नासा ने मिशन भेजा था, डॉन स्पेसक्राफ्ट भेजा था। नाउ एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स वो रॉक्स हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाए। देखो, जब सोलर सिस्टम बना था तो बहुत सारी रॉक्स सन के अराउंड घूम रही थी, बहुत सारी टकरा टुकरू के एक प्लैनेट बना दी, पर कुछ रॉक्स ऐसी रह गई जो प्लैनेट नहीं बना पाई। वो अभी भी रॉक्स हैं जो सोलर सिस्टम में फ्लोट कर रही हैं। अब ज्यादातर एस्टेरॉइड्स आपके लाए करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में। वो एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है कि ऑल द एस्टेरॉइड्स इन द सोलर सिस्टम लाई इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, तो ये ट्रू होगी? याद रखना, फॉल्स होगी।
सारे रॉक्स एस्टेरॉइड बेल्ट में नहीं है, ठीक है, कुछ एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर भी हैं। वो एस्टेरॉइड्स जो प्लैनेट के ऑर्बिट में ही है, जैसे जुपिटर का ऑर्बिट है, जुपिटर के ऑर्बिट में ही कुछ रॉक्स ऐसे फ्लोट करती जा रही हैं। तो वो एस्टेरॉइड्स जो एस्टेरॉइड बेल्ट में, वो तो नॉर्मल एस्टेरॉइड्स हैं। वो एस्टेरॉइड्स जो बहुत सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में लाई करती हैं, उन्हें हम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ट्रॉय पता है? ट्रॉय देखी है किसी ने? ट्रॉय में क्या हुआ था? घोड़ा भेज दिया था, घोड़े, बड़ा सा लकड़ का घोड़ा भेज दिया था, उसमें सोल्जर भर के भेज दिए थे, तो तब से ट्रोजन कहते हैं। ट्रोजन होता है कि अनइनवाइटेड गेस्ट्स आपके टेरिटरी में आ जाए, तभी ट्रोजन वायरस भी कहते हैं हम। अनइनवाइटेड कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में घुस गया। वैसे ही ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होंगे? यार तुम्हारा घर है ये, यहां रहो, मेरे ऑर्बिट में क्यों आए हुए? जुपिटर के ऑर्बिट में, सैटर्न के ऑर्बिट में, उन्हें ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं। खैर, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में लाई करते हैं, और वो इतने बड़े हैं कि उन्हें आप प्लैनेट भी क्लासिफाई कर सकते हो, फिर भी आप उन्हें प्लैनेट नहीं कहते। उन्हें आप पता है क्या कह देते हो? ड्वार्फ प्लैनेट, छोटे प्लैनेट। सीरीज जो है आपका, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। सीरीज जो है एस्टेरॉइड बेल्ट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, जिसे आप ड्वार्फ प्लैनेट कहते हो। उसको स्टडी करने के लिए नासा ने डॉन मिशन भेजा था, बस ये याद रखना। अच्छा, एस्टेरॉइड्स को हम स्टडी क्यों करना चाहते हैं? क्या हो गया? या आपने ऐसे मान लिया कि यार सब कुछ तो स्टडी करते रहते हैं यार, फिर इसको भी कर रहे होंगे? ओरिजिन एंड फॉर्मेशन किसकी? जब यूनिवर्स, सोलर सिस्टम चलो जब बना था, ओरिजिन और फॉर्मेशन क्यों, कैसे स्टडी कर सकते हैं एस्टेरॉइड को स्टडी करके? प्लैनेट्स भी इन्हीं रॉक्स के बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है, चलो। सो ये बिल्कुल सही है। द आंसर वुड बी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, तो आंसर इज ए। ठीक है, आगे चलो। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, ये करेक्टली मैच्ड है। ये चाइना का मिशन है मून पे, मून पे चाइना का मिशन है। ओजाइरस रेक्स जो मिशन है, ये एस्टेरॉइड्स के लिए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इनसाइट मार्स पे नासा का मिशन है, करेक्टली मैच्ड है। जूनो हम कर चुके हैं जुपिटर पे, राइट? ठीक है, जो इनसाइट मिशन है अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, हमने अपने करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है। ये न्यूज में इसलिए था कि इसने अभी रिसेंटली सबसे बड़ा मार्स क्वेक डिटेक्ट करा है। मार्स क्वेक, जैसे अर्थ पे अर्थ क्वेक होते हैं, मार्स पे मार्स क्वेक होंगे। तो ये लैंडर भेजा हुआ आपने, रोवर इनसाइट मार्स ने, नासा ने भेजा हुआ है, इसने मार्स क्वेक डिटेक्ट करा है। मेरे हिसाब से मून पे, आई विल हैव टू चेक, एक सेकेंड। मार्स पे है? सही बात है, सॉरी, मार्स मिशन, ठीक है, ओके, सॉरी, माफ कर दोगे मुझे? चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टू ओनली? ठीक है, ये सनराइज सनसेट देख सकते हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, देख सकते हैं। इनफैक्ट 90 मिनट्स में एक ऑर्बिट पूरा कर देते हैं। 16 बार सनराइज, 16 बार सनसेट देख सकते हैं ये एक ही दिन में, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, यस, अराउंड 400 किलोमीटर्स ये भेजे जाते हैं। चाइना इज वन ऑफ द 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ना,
चाइना आईएसएस का पार्टिसिपेंट नहीं है, इनफैक्ट चाइना कह रहा है हम अपना बना देंगे स्पेस स्टेशन, चाइना तो उस पर धमकी दे रहा है। फिर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आईएसएस प्रोग्राम में? स्पेस एजेंसी है नासा, रशिया की स्पेस एजेंसी बताओ, और कौन है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापानीज स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये हैं 5 पार्टिसिपेटिंग नेशंस आईएसएस प्रोग्राम में। डन है, चलें आगे। चलो, so the answer would be B। चलो नेक्स्ट, पहली स्टेटमेंट तो गलत ही मानोगे। मैंड मिशन कौन सा है? गगनयान। आदित्य L1 क्या है? सोलर मिशन। L1 का मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का मतलब जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस ईच अदर आउट, है ना? सन है, अर्थ है, यहां कहीं होगा। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, आदित्य 1 L1। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। इट इज इंडियाज थर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन आफ्टर चंद्रयान एंड मंगलयान। यस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो है ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, ठीक है, चलो, द आंसर वुड बी 2 and 3। कोई डाउट इसमें? नहीं, पता है ना आदित्य L1 मिशन के बारे में? लॉन्च हो चुका है? नहीं हुआ, कब होना है? इसी साल कहा है, पर पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये मुझे देखना पड़ेगा, एक्सरे में भी है। हाँ चलो, एस्ट्रोसैट अभी हम बात कर चुके हैं। इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नहीं, हाँ, यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कोई वर्ड नहीं है, ये यूज मत करना वैसे, पर चलो आपने कब यूज करना है, आपको एमसीक्यू आएगा। यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कुछ होती नहीं है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन तो नहीं है ना, ये सैटेलाइट है जो यूनिवर्स को वैसे ऑब्जर्व करेगी। तो एस्ट्रोसैट मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन करेगा। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में भी देखेगा, ये एक्सरे स्पेक्ट्रम में भी देखेगा। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट, विजुअल स्पेक्ट्रम, सब में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेगा। तो ये तो ठीक है। इट डिटेक्ट्स न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्सरे सोर्सेज इन स्काई। यस, ये एक्सरे में भी देखेगा, तो ये भी सही है। एक्सरे में इसने बहुत सारी वो चीजें भी देखी, आपने पता नहीं, अब वैसे आपके पेपर में आएगा नहीं। एक्सरे बर्स्ट्स होते हैं, 2 बड़े बड़े न्यूट्रॉन स्टार जब कोलाइड करते हैं ना, तो एक्सरे में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बर्स्ट जिसे कहते हैं। वो एक्सरे बर्स्ट भी ये डिटेक्ट करेगा। खैर चलो, इन एनी केस ये दोनों सही है। नेक्स्ट, 30 मीटर टेलीस्कोप। सेकेंड ओनली, दोनों करेक्ट है, ओनली 2। फिर 1 में क्या है? सिर्फ नासा। नहीं, कोलैबोरेशन है ना, कनाडा, इंडिया वगैरह ये सारे। अभी करा देता हूँ, मेरे को भी, मैं भी देख के बता देता हूँ। खैर, 30 मीटर टेलीस्कोप आपका हवाई में एक टेलीस्कोप है। हवाई में क्यों है? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर, उस एरिया में, उस माउंट पे एटमॉस्फेयर थिन है, तो अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यूनिवर्स को। नाउ इसका अपर्चर 30 मीटर वाइड है, दैट मींस काफी ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन, एंड यू कैन लुक डीपर इनटू द यूनिवर्स। सो ये तो सही है। नाउ इट इज बीइंग डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऐसा नहीं है, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज, जिसमें से यूएसए तो है, यूएसए में भी कैलिफोर्निया कह देते हैं, खैर कनाडा है,
इंडिया है, चाइना है एंड आई गेस जापान भी है, जापान भी है। ये 5 कंट्रीज के कोलैबोरेशन से बना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर इज ओनली 2। ठीक है, ये याद रखना, लिख लो ये। अच्छा, हवाई में भी एक जगह है मोना किया। चलो आगे, सुना है इसका नाम? प्रोजेक्ट लून। अर्थ के अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर में हॉट एयर बैलून्स डाल दोगे आप, वो हॉट एयर बैलून्स इंटरनेट के सिग्नल्स को रिमोट लोकेशंस तक पहुंचाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट लून है ये गूगल का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट लून इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू इनएक्सेसिबल एरियाज। यस, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर, पता है ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ऐसे चलता है, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे चलता जाता है। तो अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर इज आल्सो फेमस फॉर व्हाट? ओजोन लेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में आपने हॉट एयर बैलून डाल दिया, फिक्स कर दिया, अब उनका काम है कि इंटरनेट सिग्नल्स को रिमोट लोकेशंस तक पहुंचाएं। यस, लून बैलून्स आर डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड टू एंड्योर द हार्श कंडीशंस इन स्ट्रेटोस्फीयर। यस, स्ट्रेटोस्फीयर में डाला है तो इसीलिए तो ऐसा तो इन्हें डिजाइन करोगे कि स्ट्रेटोस्फीयर की हार्श कंडीशंस ये सहन कर सके। हार्श कंडीशंस क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में? टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या, विंड वगैरह है, ठीक है। और विंड इतनी नहीं है, ट्रोपोस्फीयर में बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर इतना टर्बुलेंट नहीं है। ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो सब है। खैर चलो, both of them. C. Next. चंद्रयान 1 पता है? चंद्रयान 1 वाज यही। चंद्रयान 2 में लैंडर भी था, रोवर भी था। चंद्रयान 2 फेल कैसे हुआ? ऑर्बिटर नहीं फेल हुआ था चंद्रयान 2 का, लैंडर फेल हो गया था, लैंडर से ही रोवर निकलना था, ठीक है, इस वजह से फेल हुआ था चंद्रयान 2। सो ये बात तो सच है, इट कंप्राइज एन ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज लॉन्च्ड टू स्टडी टोपोग्राफी, सेस्मोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय सेस्मोग्राफी? क्वेक्स, ठीक है, among others for a new understanding of the origin and evolution of moon. Yes, चंद्रयान 2 का ये मिशन था। चंद्रयान 1 का भी क्या क्या मिशन था, कुछ आइडिया? पूछेंगे नहीं वैसे। वाटर वगैरह की डिस्कवरी ये सब था। सक्सेसफुल हुआ था? मिले वाटर के सोर्सेस? चलो, अच्छा फिर से आ गया बोथ। ए तो सही है, हम कर चुके, बी भी सही है। इटालियन स्पेस एजेंसी, एजेंसी ए स्पेस इटालिया, इटालियाना ऐसे कहते हैं, ASI, ठीक है, ये दोनों सही हैं एंड द आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड। हाँ जी, इसका आंसर तो बताओ। सोफिया मिशन पता है?
इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर। वैसे किसी को पता है इसके बारे में, सोफिया मिशन? नो, नो आइडिया, जीरो आइडिया। वैसे इसका आंसर है तीनों, नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का है ये। सैटर्न के मून, टाइटन मून इज नोन फॉर अर्थ लाइक क्वालिटीज, उसके लिए है, एंड इट इज द लार्जेस्ट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। ये तीनों चीजें सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन एक सेकंड मुझे भी देखने दो, एक सेकंड। Yeah, Sophia stands for ठीक है, इट इज अ नासा एंड जर्मन स्पेस सेंटर, जर्मन कोलैबोरेशन से ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये एक एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आपने टेलीस्कोप वगैरह लगाया हुआ है। इट कैन पीक डीप इनटू द यूनिवर्स। जैसे आप सैटेलाइट में वो लगा देते हो, सैटेलाइट में टेलीस्कोप लगा देते हो, वैसे ही आपने एयरक्राफ्ट पे एक टेलीस्कोप लगाया है विच इज पीकिंग इनटू द यूनिवर्स। नाउ इट हैज स्टडीड जायंट मून टाइटन, सैटर्न के मून को भी इसने स्टडी किया हुआ है। इसने कूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी किया हुआ है। किसी को पता है कूपर बेल्ट क्या है? कूपर बेल्ट क्या है? सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो, नेपट्यून। हाँ, नेपट्यून के बाहर बहुत सारी रॉक्स हैं, उन सबको हम पूरी के पूरी कूपर बेल्ट कहते हैं। यहीं से कॉमेट भी आते हैं, आईसी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अच्छा कूपर बेल्ट तो फिर भी एक बेल्ट है, उसके बाहर जो है उसे हम कहते हैं ओट क्लाउड। नाउ जो आपका प्लूटो है, गैनीमीड है, मेक प्लैनेट है, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये सारे कूपर बेल्ट में लाई करते हैं। प्लूटो को पहले आप सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहते थे, पर प्लूटो अब प्लैनेट नहीं कंसिडर किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड इट लाइज इन द कूपर बेल्ट। ठीक है, प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसे पूरा प्लैनेट का स्टेटस क्यों हटा दिया? क्योंकि एक इतना बड़ा नहीं है, इट हैज नॉट क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट। पूरा ऑर्बिट क्लियर करना होता है आपको अपने लिए, वो सब नहीं किया प्लूटो ने। खैर, इसने ये जो आपका सोफिया मिशन है, एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, तभी लिखा है ना लार्जेस्ट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी। एक जहाज पे आपने टेलीस्कोप माउंट किया हुआ है और वो देख रहा है सब कुछ। उसने सैटर्न के मून को भी देखा है, प्लूटो को भी ऑब्जर्व करा है, गैनीमीड, मेक दो और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, कूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को भी इसने ऑब्जर्व करा है। नाउ ये मिशन इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। नासा और जर्मन कोलैबोरेशन से बना है, ये भी देख चुका है। सो आंसर इसका डी है। ठीक है, आगे चले। जहां भी ये वर्ड आ गया ना, टोकामक, वहां सोच लेना कि किसकी बात हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है। अभी तो है, पूरी बात तो सुन लो एक सेकेंड। जहां भी टोकामक वर्ड आ गया ना, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की मतलब, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जब आप फ्यूज कर देते हो तो एनर्जी निकलती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बड़े हैवी न्यूक्लियस को जब आधा तोड़ देते हो तब न्यूक्लियर फिशन होती है। जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्री में या वर्ल्ड ओवर जनरेट होती है, वो जनरेट होती है न्यूक्लियर फिशन से। पर सन जो एनर्जी जनरेट करता है, या जितने भी तकरीबन सारे स्टार्स हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं फ्यूजन से। ना अर्थ पे कमर्शियल वायबिलिटी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ना,
न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन में, तब जाके रिएक्शन होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, राइट? इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन की कुछ एप्लीकेशंस हैं अर्थ पे। कुछ करा है लोगों ने न्यूक्लियर, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या करते हैं, नीचे बेस होता है न्यूक्लियर फिशन वाला बॉम्ब, वो फूटता है, एनर्जी निकलती है और फिर दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं और बम फटता है। हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा। खैर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज नहीं कर पाए हैं, ठीक है? नाउ ऑलरेडी एक वो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें इंडिया भी पार्ट ले रहा है और इंडिया टोकामक की डिजाइन कर रहा है ना। टोकामक पता क्या है? देखो, सन जो है, सन के पास पता है ना, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथी भी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा रिक्वायर्ड है फ्यूजन के लिए। अब सन के पास प्लाज्मा की कमी नहीं है, पूरा का पूरा उसका कोरोना वायरस नहीं, पूरा का पूरा सन का जो कोरोना है जो आपको दिखता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, है ना? तो सन के पास प्लाज्मा की कमी नहीं है, वहां आराम से वो फ्यूजन करता है। अर्थ पे हॉट प्लाज्मा की कमी है, जिसमें आप एनर्जी भेज सको और न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सको। नाउ ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिससे आप न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, उसके लिए आपको प्लाज्मा बनाना है। प्लाज्मा की ट्यूब बनानी है, डिस्क शेप ट्यूब। वो ट्यूब होती है टोकामक या टोकामक। तो जहां टोकामक आ गया, वहां मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन का। और न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आप कर रहे हो तो एक तरह से अर्थ पे ही सन बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। हेंस इट इज एन आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना अकेला कर रहा है ये। वैसे ऑलरेडी चल रहा है थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, THER, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएसए पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो अलग से चल रहा है। ये चाइना का अलग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? द आंसर इज बी। आगे चलते हैं। ये तो रट्टे वाला चीज है, नासा ने भेजे हैं। वेरिटास, दाविंची प्लस नासा के मिशंस हैं वीनस पे, ठीक है? इसरो का मिशन हो नहीं सकता, इसरो अभी रोबोट तो भेज नहीं सकता, अभी तक इसरो ने ऑर्बिटर भी नहीं भेजा है। खैर, ऑर्बिटर भेजना चाह रहा है, उस ऑर्बिटर का नाम है शुक्रयान, ठीक है? रॉसकॉस्मॉस नहीं वीनस में इंटरेस्टेड अभी। चाइना जो है अभी मार्स तक पहले पहुंच जाए, मतलब पहुंच गया वैसे तो, पर उसके बाद आगे का देखेंगे, अर्थ की तरह ही। The experiment will employ a trio of information in the shape of an equilateral triangle that are... क्या है इसका आंसर? ये जो चीज है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या, किस चीज के लिए है? यस, जी वेव्स डिटेक्ट करने के लिए। नाउ जी वेव्स के लिए आपके पास है इलीजा, इवॉल्व लाइजा, लेजर इंटरफेरोमीटर, जो अभी करा था हमने इलाइजा, ये वो है। इसका आंसर है डी। वॉयेजर 2 तो पता होगा, आपने एक स्पेसक्राफ्ट नासा ने छोड़ दिया और उसको बोला जितनी दूर जा सकता जाता जा, जाता जा, हमें डेटा भेजता जाइयो, जब तक तेरी लाइफ है तब तक जाता जा और वहां से डेटा भेजता जाइयो। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 वही था, वॉयेजर 1 कूपर बेल्ट भी क्रॉस कर गया था, वहां से हमें डेटा भेजता जा रहा था। वॉयेजर 2 भी आपने इसीलिए भेजा, क्लियर? खैर, ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है इवॉल्व लाइजा, इलीजा। जापान पता है क्या करेगा हायाबुसा 2? हायाबुसा 2 ने करना क्या है? किसको? एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए भेजा है आपने हायाबुसा 2, और इसका पर्पस ये है कि वहां से रॉक के सैंपल भी ले आए जापान तक वापस, ठीक है? दिस इज हायाबुसा 2। जापान का मिशन है टू स्टडी एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेल्ट में या ट्रोजन एस्टेरॉइड? कोई एस्टेरॉइड बेल्ट में, बेल्ट वाला एस्टेरॉइड।
ये सही हो सकता है। इसमें एक चीज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि सर्कुलर है, पर चलो हम मान लेते हैं सर्कुलर है, वैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ही होते हैं मोस्टली, तो चलो सर्कुलर ऑर्बिट है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट्स जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनका डिस्टेंस अर्थ से उतना ही होता है जितना जनरली लो अर्थ ऑर्बिट का होता है। पोलर ऑर्बिट्स का डिस्टेंस होता है कुछ, पर ये अलग ऑर्बिट्स होते हैं क्योंकि ये ऐसे, इनका ना पोल टू पोल कनेक्शन होता है, जैसे कि पोल टू पोल ये ऐसे वो कर रहे हैं। जैसे जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो तो या ऐसे चलेंगे या थोड़ा ऐसे चलेंगे, राइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं वो भी ऐसे चलेंगी, या प्लेन उनका अलग हो सकता है। जियो स्टेशनरी बिल्कुल सर्कुलर है, जस्ट अबव इक्वेटर। पोलर ऑर्बिट्स ऐसे चलेंगे, क्लोजर टू द पोल्स। तो सारे ऑर्बिट्स जो इतने डिस्टेंस पे लाई करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, वो सारे पोलर ऑर्बिट्स नहीं होते। पोलर ऑर्बिट्स एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ ऑर्बिट्स है जहां पे आप पोलर सैटेलाइट्स को भेजते हो, जनरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भेजते हो। उनका डिस्टेंस हो सकता है लो अर्थ ऑर्बिट जितना, पर वो ऑर्बिट्स की क्लास अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो ठीक है, दिस इज फॉल्स। इट इज नॉट नोन एज पोलर ऑर्बिट्स। पोलर ऑर्बिट्स अलग भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है, पर क्या वो पोलर ऑर्बिट में है? नो, ठीक है, इसीलिए। नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैसे आपको पेपर में यहां पे लिख देंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली तो इतना है, जनरली वैसे कितना है 35,900 700 कुछ ऐसे, बिल्कुल। पहली स्टेटमेंट सही है। हाँ, यस। क्यों सही है? क्योंकि ये भी 24 घंटे लगाता है पूरा रिवॉल्व करने में। जियो स्टेशनरी वाले भी 24 घंटे पूरा लगाते हैं, तो अर्थ के अराउंड एक दिन में एक ही चक्कर लगता है इनका 24 घंटे का। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, द आंसर इज सी। नेक्स्ट, पहली स्टेटमेंट तो सही है। इट्स टाइम एक्चुअली मैचेस अर्थ साइडरल रोटेशन, 24 घंटे वाली जो अर्थ की रोटेशन है। हेंस दे अपीयर स्टेशनरी। अगर आप अर्थ से देख रहे हो उसी जगह दिखेंगे ये, ठीक है, जियो स्टेशनरी वाले। इट इज गुड फॉर प्रोवाइडिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वेदर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये स्काई में फिक्स्ड हैं, तो आप अपनी डिशेस का मुंह इनकी तरफ कर सकते हो, राइट। इसीलिए दे आर गुड फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल। बोथ आर करेक्ट। नॉट करेक्ट तो नाइदर है, फिर डी, ठीक है। नेक्स्ट, what is Cas9 protein that is often mentioned in the news? सुना है ना इस टेक्नोलॉजी के बारे में? ठीक है, ये जैसी टेक्नोलॉजी आई है, जीन एडिटिंग रेवोल्यूशनाइज हो गई है। क्यों? क्योंकि जीन एडिटिंग सिंपलर हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है, एंड पॉसिबल फॉर एवरीवन हो चुकी है। जिससे जीन एडिटिंग की फील्ड में, यू नो अबाउट जीन एडिटिंग, जेनेटिक एडिटिंग, उसके फील्ड में रेवोल्यूशन लेके आए हैं। नाउ क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली जो फॉल्टी जीन है या जिस जीन को आप टारगेट करना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करती है। Cas9 प्रोटीन जो है वो उस फॉल्टी जीन को काट देता है, जिसके लिए पहले आप एक एंजाइम यूज करते थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, काटने के लिए। अब आप Cas9 प्रोटीन यूज करते हो, तो एक तरह से दीज आर मॉलिक्यूलर सीजर जो फॉल्टी जीन को काट लेता है एंड इट रिप्लेसेस इट विद नॉर्मल जीन कॉपी, जिससे आप जीन एडिटिंग कह रहे हो। मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, करेक्ट। बाकी चीजें तो दूर दूर की ऑप्शंस हैं। बायोसेंसर नहीं है,
पेस्ट जीएमओ की एप्लीकेशन है, जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं, अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट, वैसे कुछ आइडिया है? बीटी कॉटन में जो जीन जाता है वो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियल जीन जाता है। खैर हाँ, हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं। आंसर इज ए। विटामिन ए सिंपल है। गोल्डन राइस इज एन एग्जांपल ऑफ जीएमओ, राइट? ठीक है, जिसमें आपने विटामिन ए डेफिशिएंसी को आप दूर करना चाह रहे हो, राइस के अंदर ही एक तरह से कर दिया। बायो फोर्टिफिकेशन भी कह देते हैं इसे, सुना हम बायो फोर्टिफिकेशन। एक सेकंड में राजू पानी ला दे 2 गिलास। डीएनए पता है क्या है? क्या करता है डीएनए? इट कंटेन्स द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ योर बीइंग। आपकी कितनी हाइट होगी, क्या रंग होगा, क्या सारी चीजें होंगी आपकी बॉडी में, क्या क्या फीचर्स होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है। और आप अपना डीएनए अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करते हो। पर आपके जो बॉडी में इंफॉर्मेशन है वो आपकी बॉडी से कम्युनिकेट भी तो होनी चाहिए। आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं उनको पता चलना चाहिए कि कितना एंजाइम, कितना हार्मोन प्रोड्यूस होना करना है जिससे इसके इतनी हाइट बने, इसके इतने वेट बने, ये इतना गोरा काला, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन डीएनए में तो है पर बॉडी तक कम्युनिकेट करनी है। बॉडी के लिए कम्युनिकेट करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ डीएनए कंटेन्स द एंटायर गैमेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन। ट्रांसपोर्ट क्या क्या? कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन, राइट? Now mRNA is M stands for, तो आपके बॉडी में जितने भी मैसेंजर आरएनए जितने भी हैं सबका एक टाइप, सब टाइप या सबके लिए आप एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हो, ट्रांसक्रिप्टोम। बस यही चीज है। ठीक है, क्लियर? पक्का? हाँ जी, पक्का? यस, चलो। माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, जीन एडिटिंग में तो नहीं यूज होता, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं यूज होता। ठीक है, राइबोसोम्स, अच्छा आपका जनरल साइंस तो हो चुकी है। राइबोसोम्स किसके लिए यूज होते हैं? गोल्जी अपैरेटस किसके लिए यूज होता है? ठीक है, चलो सेल हो चुका है ना, पक्का ना? ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम तो नहीं होगा, प्लाज्मिड क्या है? जहां सर्कुलर डीएनए। एंड व्हाट इज प्लास्टिड? तो प्लांट सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। तो जहां आउटसाइड साइटोप्लाज्म नहीं, सेल के आउटसाइड नहीं, सेल के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो मीडियम है,
उसके अंदर जहां डीएनए सिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो वहां जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब उसके लिए यूज किया जाता है। प्लाज्मिड मीडियम में आप जीन एडिटिंग करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, क्योंकि उसी मीडियम में हो सकती है। यस और नो? औखा सौखा क्या? औखा, ठीक है चलो। पर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए तो यूज नहीं होता। सिर्फ 3 पेरेंट बेबी की आप बात करो, वो जो आपका डीएनए होता है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो मतलब ज्यादा मेजॉरिटी डीएनए आपका न्यूक्लियस में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, पर सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग डज नॉट रिवॉल्व अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया ना। लेस देन 1% आपका डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सुना है 3 पेरेंट बेबी, है ना? पक्का? क्या है ऑयल जैपर? नैनो और बायोटेक का कोलैबोरेशन है एक तरह से। ऑयल जैपर बैक्टीरियल सिंथेसिस है, वो बैक्टीरिया जो हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट कर सके, राइट? तो इसीलिए जब भी ऑयल स्पिल्स होते हैं तो ऑयल स्पिल्स में मरीन पोल्यूशन होता है, उसके लिए रेमेडियल मेजर्स के तौर पे आप ऑयल जैपर यूज करते हो। सो इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। बैसिलस thuringiensis अगर आप डालोगे तो पेस्ट रेजिस्टेंट है। यस, ए। नेक्स्ट, सी है। द आंसर इज सी। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ही पेस्ट में रिस्ट्रिक्शन आएगी। बिल्कुल, मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज रिस्ट्रिक्टिंग कल्टीवेशन टू लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स। हाइब्रिड जो इसकी वेराइटीज हैं डिफरेंट, वो जो हाइब्रिड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी लॉन्ग ड्यूरेशन की कल्टीवेशन आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मतलब एक ही टाइप की वेराइटी आप ज्यादा रख रहे हो, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आती जाएगी। ये चीज है, ठीक है। इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू बोलगॉट 2 वेराइटी, क्योंकि पंजाब में पिंक बोलवर्म से काफी ज्यादा बहुत बड़ा एपिडेमिक सही फैल गया था, यील्ड्स बिल्कुल गिर गई थी। दूसरा, यही मेन कॉज है इसकी रेजिस्टेंस का। ये आंसर इज सी। नेक्स्ट, हाँ जी, 1 and 2। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट होगा क्या? वैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हो। जैसे ह्यूमंस के लिए आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकाला था, वैसे ही अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनका खुला न्यूक्लियस घूम रहा है, खुला डीएनए घूम रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनका पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेगा जो प्रोकैरियोटिक है। प्रॉपर डेवलप्ड जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे, इन सब का जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में के पार्ट होंगे। तो इट एम्स एट सीक्वेंसिंग द डीएनए ऑफ ऑल नोन स्पीशीज, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस। नहीं, दैट्स द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आपके, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में ऐसे ही है, ठीक है, स्प्रेड आउट है। सो इसका आंसर अपना होगा ए, 1 ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेशनल बायोफार्मा मिशन, इसको देखना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ। नेशनल बायोफार्मा जो मिशन है, इट इज, ये मिशन के बारे में पता है वैसे है क्या? इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में कोलैबोरेशन की जाए ताकि मोर एंड मोर इनोवेशन हो सके। नाउ इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं चला रही, इसे बायरैक चला रहा है, बिराक, बायरैक, एंड बिराक्स फुल फॉर्म इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, नाउ दिस बायरैक इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर है, डीबीटी के अंडर है। ठीक है, बाकी दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। This is false. It is not under Ministry of Science and Technology. It is run by BIRAC. BIRAC is under Biotechnology Industry Research Assistance Council. B. स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स की अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दो तो आप ऑफस्प्रिंग में चेंजेस कर दोगे। बंदे का डीएनए आपने चेंज कर दिया, वो डीएनए जो आगे पास ऑन करना है अलाउड ही नहीं है। ये इट इज अनएथिकल, एब्सोल्युटली अनएथिकल। आप सोमैटिक सेल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, पर रिप्रोडक्टिव जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जिन्हें आप रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हो, उनमें एडिटिंग नहीं कर सकते। फिर तो आप एक बंदे की नस्ल ही चेंज कर रहे हो। ठीक है, बंदा इंडियन है और बिल्कुल ही यूरोपियन पैदा करते जा रहा है और उसकी पूरी लाइन ही चेंज हो गई है, ऐसा नहीं कर सकते, अनएथिकल है। खैर, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म नहीं, ये जेनेटिक एडिटिंग तो है ही नहीं। है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो अलग है, वो विकी डोनर वाला काम है। यहाँ जीन एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर आपके जेनेटिक एडिटिंग के लिए ही यूज की जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स, ये अलग है, स्टेम सेल रिसर्च के लिए यहां है। और यहां आपने शायद पढ़ा भी होगा, अगर आपने 3 पेरेंट बेबी सुना है, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स को क्योर किया जाता है इससे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्ट्स को, जो आप इनहेरिट करते हो मदर से ही। तो तीसरी मां ढूंढी जाती है, उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाला जाता है और फर्टिलाइज्ड एग में डाला जाता है। ठीक है, वो चीज है ये। तो उसके लिए आप प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ही यूज करते हो ना। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता क्या है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, व्हाट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर? सुन तो लिया, इसमें यूज होता है। वैसे तो अगर आपने पढ़ा हो 3 पेरेंट बेबी यूजेस प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। हाँ, न्यूक्लियर मटेरियल निकाल के इस हेल्दी फीमेल के न्यूक्लियर मटेरियल आप ट्रांसफर करते हो। बहुत ही बेस लाइन पे हाँ यही मतलब है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का। ठीक है, चलो जितनी भी वैक्सीन्स थी, सारी वैक्सीन्स को हम कहते थे mRNA बेस्ड वैक्सीन। जितनी भी थी
mRNA वैक्सीन क्या थी? जो जो आपने करी है ना, कौन सी है, मैं नाम ही भूल गया, कोवैक्सीन थी, ये कौन सी थी, कोविशील्ड वगैरह, फाइजर वगैरह की भी जितनी भी वैक्सीन थी वो mRNA वैक्सीन थी। ये पता है क्या करती थी? ये क्या करती थी, ऐसे आपके बॉडी में आरएनए मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करती थी। जो अब हमने करा है ना, आरएनए क्या है? आरएनए सिर्फ मैसेंजर है, आपकी बॉडी को मैसेज जाएगा। आपकी बॉडी को पता है क्या मैसेज भेजता था ये वाला आरएनए जो वैक्सीन के थ्रू जा रहा है, कि जो कोविड-19 का जो वायरस है ना, उसका जो वो डंडे से नहीं लगे हुए स्पाइक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने लग जाओ। तो जैसे ये आरएनए मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में घुसता है, आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि स्पाइक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने लग जाओ। आपकी बॉडी स्पाइक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने लग जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी स्पाइक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को दिखेगा कि ये फॉरेन बॉडी आ गई, वो इम्यून रिस्पॉन्स देगा, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब बाद में कभी जब कोविड-19 वायरस आएगा, SARS-CoV-2, तो उसके भी स्पाइक प्रोटीन होंगे। आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये तो वही है जिसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाई थी, कर देगा खत्म। ये तरीका था mRNA वैक्सीन का, ये तरीका था फाइजर, मॉडर्ना, सारी तकरीबन वैक्सीन का था। हमने अपनी एक खुद की वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन। वो पता क्या थी? इनएक्टिवेटेड वायरस इंजेक्ट कर दो, जो ट्रेडिशनल मेथड है वैक्सीन बनाने का। इनएक्टिवेटेड वायरस जो है SARS-CoV-2 वो डाल दो, वो कुछ करेगा नहीं आपकी बॉडी में, पर आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर देगी और याद रखेगी बस। ठीक है? जैसे आपको अपने जितनी भी वैक्सीन है पुराने जमाने में यही होती थी। पोलियो वगैरह की वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं। ये इनएक्टिवेटेड वायरस डाल देती हैं, आपकी बॉडी में जाके कुछ नहीं करेगा, पर इम्यून सिस्टम को मेमोरी आ जाएगी उसकी। ठीक है? तो ये तो है ही है। इट एम्स टू डेवलप एन इम्यून रिस्पॉन्स टू द न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। ये वही प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन। ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, द आंसर इज सी। ठीक है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए उस टाइम तक ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। जापान पे गिरे थे लिटिल बॉय फैट मैन, है ना? लिटिल बॉय भेजा था हिरोशिमा पे, फैट मैन भेजा था नागासाकी पे, दोनों फिशन बॉम्ब्स थे। तो ये तो चलो ठीक है। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं। ठीक है? कल करेंगे बाकी एमसीक्यूज।